हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रस एवं सौंदर्य। ठीक है। रस, भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत क्या होता है। देखिए, भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें रस की विवेचना की गई है। मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें रस की विवेचना की गई है, तो योर आंसर विल बी नाट्यशास्त्र। भारतीय संस्कृति में सौंदर्य का लक्ष्य बिंदु जो है वो सुंदरता न होकर रस है। रस आनंद का सीधा स्रोत है तथा सभी कलाओं में व्याप्त होने के कारण इसे ही लक्ष्य माना जाता है। रस के महत्व को दर्शाते हुए भरत मुनि कहते हैं कि नहीं रसादेत कश्चिदप्यर्थम प्रवर्तते। रस के बिना कोई बात प्रारंभ नहीं होती है। बात करें रस निष्पत्ति की कि जो ये रस निष्पत्ति है ये क्या होता है, तो भरत के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 4 पक्षों पर मुख्यतः विचार किया है। एक तो है अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। इसमें जो प्रथम 3 हैं, यानी जो अभिनय है, नृत्य है, संगीत है, वो सिर्फ साधन मात्र है जिनके माध्यम से चौथे की अनुभूति होती है, जिसे रसानुभूति या रस निष्पत्ति कहते हैं। रस निष्पत्ति तथा संयोग को लेकर विद्वानों एवं आचार्यों में मतभेद हुए, जिसके फलस्वरूप 4 दृष्टिकोण हुए, जैसे भट्टोल उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का अनुकृतिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्ता का अभिव्यक्तिवाद। तो ये तो थे आपके दृष्टिकोण की बात करें हम। इसके बाद बात आती है रस के अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत थे। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने भावनाओं से संबंधित रस के अवयव बताए हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। ठीक है, भाव क्या है? भाव वह है जो विभावों द्वारा निष्पन्न होता है। ये 2 प्रकार के हैं, स्थायी और संचारी। ठीक है, आप स्थायी भाव और रस देखिए, जैसे रति अगर स्थायी भाव है तो श्रृंगार रस होता है। जैसे हम हिंदी के जो ग्रामर है उसमें भी तो यही चीज़ पढ़ते हैं ना, तो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। अगर हास है तो हास्य है, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय, भयानक, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत। अब देखिए विभाव क्या होता है। जो वाणी तथा अभिनय के द्वारा, अभिनय यानी एक्टिंग के द्वारा या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने के द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, वो विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव के 2 रूप हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव क्या है? देखिए, अनुभाव जो है वो आलंबन और उद्दीपन मिलकर जिसके हृदय में भाव उत्पन्न करते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। आश्रय के हृदय में भावों का संचार होने पर उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में कुछ विशिष्ट लक्षण नजर आते हैं। इन विशिष्ट लक्षणों को अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध आने पर आपका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होगा, त्योरियाँ चढ़ जाएंगी। शोक आने पर उदासी है, मतलब आप खुश हो तो आपके चेहरे से पता लग रहा है, आप दुखी हो तो आपके चेहरे से पता लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय शास्त्रज्ञों ने भी नवरस का वर्णन किया है। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस और भक्ति रस। इसके बाद हम बात करते हैं, भरत ने स्वरों में रस का विभाजन इस प्रकार किया है। कैसे? जैसे मा है वो हास्य रस को माना गया है, पा है श्रृंगार रस माना गया है, सा वीर रस माना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। माँ हास्य रस, पा श्रृंगार रस, सा वीर रस, रे रौद्र रस। ठीक है, अब शारंग देव ने रसों को विभिन्न स्वरों से निम्न प्रकार जोड़ा। जैसे सा रे को वीर रस, गानी को करुण रस से जोड़ा है, पामा को हास्य रस से जोड़ा है और धा को विभत्स रस से जोड़ा है। अब संगीत में छंद की बात करते हैं। छंद में आकर्षण की क्षमता होती है। लय का महत्व उसकी माप के अंतर्गत गति में परिवर्तन जो कि आकर्षक हो तथा श्रोता का मनोरंजन करे, छंद कहलाती है। छंद का मूल लक्षण है लय में बंधा होना। ठीक है, छंद 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक तो वार्णिक छंद होते हैं और दूसरा मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य क्या है। देखिए, सौंदर्य शास्त्र है, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं। देखिए, सौंदर्य का अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना।
सौंदर्य का अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर बाumgarten ने सर्वप्रथम एक शब्द का प्रयोग किया। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। में सौंदर्य शास्त्र का प्रयोग जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में होता था, किंतु धीरे धीरे सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं के संदर्भ में रखकर इसका अध्ययन किया जाने लगा। अब भारतीय दार्शनिकों के अनुसार सौंदर्य शास्त्र क्या है? देखिए, प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य को चारुत्व, रमणीयता, शोभा, कांति, चमत्कार, वैचित्र आदि नामों से जाना जाता था। उपनिषदों में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति सौंदर्य के लिए ही। कोई वस्तु या कला हमें भौतिक या मानसिक रूप से इंद्रिय सुख का अनुभव कराती है तो यह सौंदर्य की वस्तु है या कला है। भारतीय शास्त्रज्ञों के अनुसार सौंदर्य के 3 पक्ष हैं: कलाकार, कलाकृति एवं कला रसिक। भारतीय विद्वानों के अनुसार सौंदर्य के 2 प्रकार हैं: बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। ऋग्वेद के अंतर्गत सौंदर्य को श्री नाम से संबंधित किया गया है। कालिदास के अनुसार षडे षडे यन्वतामुपैवति तदैव रूप रमणता। ठीक है। अब के.एस. रामास्वामी सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है। इन्होंने ये चीज़ बोली है। स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे आंसर्स पूछे जाते हैं। ये उसी से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डाली थी यहाँ पर। सौंदर्य शास्त्र कला का सैद्धांतिक रूप से विवेचन करता है तथा कला से संबंधित मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस प्रकार भारतीय मतों से स्पष्ट है कि सौंदर्य शास्त्र में हम कला द्वारा अभिव्यक्त आनंद का अध्ययन करते हैं। अब पाश्चात्य दार्शनिक यानी जो वेस्टर्न लोग हैं या फॉरेनर्स हैं, उनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र क्या है, आइए देखते हैं। पश्चिम में सौंदर्य शास्त्र का चिंतन बाumgarten से माना जाता है। इससे पूर्व यह पश्चिम दर्शन के अंतर्गत ही एक शास्त्र के रूप में कला संबंधी मूल्यांकन में सहायक रहा है। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर बाumgarten ने एस्थेटिक्स वर्ड का यूज़ किया, फिर उसके स्थान पर साइंस ऑफ ब्यूटी का यूज़ किया गया। प्लेटो और सेंट आंगस्टाइन को प्राचीन और मध्ययुगीन सौंदर्य के चिंतन का प्रतिनिधि माना जाता है। राम, कांट, हीगेल, शोपेनहावर, क्रोचे आदि को आधुनिक काल का माना जाता है। 18वीं शताब्दी में बाumgarten, वेश और कांट ने व्यवस्थित रूप से सौंदर्य का शास्त्रीय अध्ययन किया और टॉलस्टॉय नैतिक विवेक जागृत करने वाली कलाकृति ही सुंदर हो सकती है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट 64 कलाओं का सामान्य ज्ञान, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये नेट में एक टॉपिक दिया गया है यूजीसी नेट म्यूजिक के लिए, तो वो मैंने सोचा इसमें डाल देते हैं। मलंग वात्स्यायन प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है, जिनका समय काल गुप्त वंश माना जाता है। इन्होंने क्या किया है, कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य आदि ग्रंथों की रचना की। वात्स्यायन ने जिन 64 कलाओं के नाम बताए हैं वे यजुर्वेद के 3रे अध्याय में मिलते हैं और इस अध्याय में कुल 22 मंत्र हैं, जिनमें से चौथे मंत्र से लेकर 22वें मंत्र तक इन्हीं कलाकारों का उल्लेख किया गया। अब 64 प्रकार याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई कि कुछ आपको एक को एक रिव्यू दे सकूं। जैसे गीत हो गया, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य यानी जो चित्रकारी होता है, ये सब 64 कलाओं में आता है। और फूलों की चौक बनाना, फूलों की सेज बनाना, इत्र बनाना, उपटन बनाना, पकवान बनाना, है ना, वाद्य बजाना, केश शेखरा, पेड़ योजन, सिर पर फूल सजाना, ये सारी 64 कलाओं के अंतर्गत आते हैं। और पुस्तक वाचन, नाटिकाख्या और चारपाई बुनना, तो ये सारी 64 कलाओं के अंतर्गत आते हैं। अब राग रागनी चित्रण एवं राग ध्यान का सामान्य इतिहास की बात करें तो राग रागनी पेंटिंग जो है वो संगीतमय रागों के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई थी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली मधुर रूपरेखाएं हैं। पेंटिंग में आमतौर पर संगीत, वाद्य यंत्र, गायक, नर्तक और एक विशेष राग से जुड़े अन्य तत्वों को दर्शाया जाता है। अब ललित कलाओं का अंतर संबंध इनसे क्या है, तो ललित कलाएं दृश्य और प्रदर्शन कलाओं को संदर्भित करती हैं, जिनमें पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य और थिएटर शामिल हैं। ये कलाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ललित कलाओं की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य कला। ठीक है, जैसे दृश्य कला में आपकी पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति कला, फोटोग्राफी ये सब आ जाता है। प्रदर्शन कला में नृत्य, संगीत, थिएटर ये सब आ जाता है। साहित्य कला में कविता, कथा ये चीज़ें आ जाती हैं। ललित कलाओं के बीच अंतर संबंध मानव अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के अंतर संबंध और उन तरीकों को दर्शाता है जिनसे वे एक दूसरे को प्रेरित और बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।